बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। और न्यूक्लियर फिज़िक्स का आज का हमारा ये पहला लेक्चर है, कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे जो कि आने वाले टॉपिक्स को समझने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट लेंगे हम एटम से। एटम क्या है? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। आप कह सकते हैं कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है आपके पास एटम। ठीक है, अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम की स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, एक उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और एक उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं जी न्यूक्लियस की, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। एटम्स मेन 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो उनकी वैल्यूज़ को भी आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, उसकी वैल्यू या उसकी क्वांटिटी कितनी होती है 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल एटम की बात करें तो एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है। क्यों? हर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अगर एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर उतना नेगेटिव चार्ज, तो वो कैंसल आउट कर देते हैं। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, बैलेंस। ठीक है, इसलिए एटम जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशी है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर आपको मैं 3 कंपैरिजन बताऊंगा न्यूक्लियस और एटम के हवाले से, जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 पे मैं बात करूंगा जी रेडियस की। तो बच्चों याद रहे कि एक रेडियस है न्यूक्लियस का, एक रेडियस है एटम का। ठीक है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁻⁴ टाइम लेस होता है रेडियस ऑफ एटम से। ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस एटम के रेडियस से 10⁻⁴ टाइम लेस होता है। मैंने लिखा है पॉइंट, आप नोट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁴ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, अब कुछ बुक्स में 10⁵ भी लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लिख दीजिए। ओके, नंबर 2 पे अब हम बात करेंगे जी मैस के हवाले से। तो बच्चों याद रहे कि एक एटम के मैस का 99.9% जो हिस्सा है वो इसके न्यूक्लियस में होता है, बाकी जो है वो बाहर इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। मैस ऑफ द न्यूक्लियस इज 99.9% ऑफ द मैस ऑफ द एटम। ठीक है, सारे का सारा इसका मैस असल में देखा जाए तो न्यूक्लियस का ही होता है, इनका मैस तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है बच्चों, ओके जी। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है कंपैरिजन में वो है वॉल्यूम के हवाले से। बच्चों एक वॉल्यूम है इस न्यूक्लियस का, एक वॉल्यूम है इस एटम का। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो 10⁻12 टाइम लेस होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम से। अगर आप इसको रियल लाइफ में थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, जो कि फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आपने रखा हुआ बिल्कुल सेंटर में। अब बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है, वो सारे का सारा अगर एटम है तो न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ उसका वो फुटबॉल है जो कि सेंटर में पड़ा हुआ है। बात समझ गए? फुटबॉल ग्राउंड पूरा अगर एटम है तो उसके सेंटर में पड़ा हुआ जो फुटबॉल है वो उसका न्यूक्लियस होगा। इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने कुछ टर्म्स यहाँ पे सीखनी है जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, न्यूट्रॉन नंबर की और मैस नंबर की। ठीक है,
ये 3 सीखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की तरफ। बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन की तादाद है ना, एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको आप यूं डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फिर हम बात करते हैं जी न्यूट्रॉन नंबर। इसके नाम से जाहिर है एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूट्रॉन है उनकी तादाद को हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। ठीक है, यू डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो फार्मूला है N इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर हम इसको लिखते हैं जी A माइनस Z। मैं आपको अभी क्योंकि पढ़ाया नहीं है इसके बारे में, A के बारे में पहले बता देता हूँ। एक एटम का मास नंबर होता है, एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है। एटम के मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाए तो आपको न्यूट्रॉन नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक फार्मूला आप लिख सकते हैं, कैपिटल N यानी न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यानी A माइनस Z। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी फिर हमारे पास मास नंबर। अभी मास नंबर क्या होता है भाई? एक जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों की जो तादाद है उनको आप ऐड कर लो। ठीक है, वो आपका होता है जी मास नंबर। कैसे डिफाइन करेंगे? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और साथ में जो न्यूट्रॉन है उनकी तादाद को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सिंपली मास नंबर। और उसको डिनोट किससे किया जाता है? A से डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू N प्लस Z। अब N क्या है? यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनकी तादाद को अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मास नंबर यानी A आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आ जाता है जी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एटम को हम किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए यहां पर हम एक जनरल नाम ले लेते हैं जी X। ठीक है, उसका जो सैंबल है एटम का, हर एटम को एक सैंबल अलॉट की जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो पोटाशियम है उसके पास K है, सोडियम के लिए Na है। इसी तरह से हमारे पास जो है मुख्तलिफ एटम्स है, हर एक के लिए अलग अलग सैंबल है। हाइड्रोजन के लिए H है। तो हम एक जनरल नेम लिख देते हैं जी यहाँ पे X। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लिखा है जी टॉप के ऊपर A इसका मास नंबर आता है और जो नीचे इस पॉइंट के ऊपर हम इसका जो लिखते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, हम नीचे लिखते हैं, और ऊपर वाले H के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे इसका एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं। A ऊपर होगा हमेशा और Z हमेशा नीचे होगा। इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैग्नीशियम है हमारे पास। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है और मास नंबर 24 होता है। तो यहाँ पर मैंने 12 लिखा और यहाँ पर उसका मास नंबर 24 लिख दिया। और ये जो है वो एटम का सैंबल, अब मेरे पास मैग्नीशियम है, उसका सैंबल Mg है, तो मैंने यहाँ पे Mg लिख दिया। और ये मैंने मेंशन भी किया है, X जो है वो एलिमेंट का सैंबल है, Z इसका एटॉमिक नंबर है और A इसका मास नंबर है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी बेस के ऊपर इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन की तादाद भी कहते हैं इसको। ठीक है, सो A इज द मास नंबर या A इज सिंपली द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। राइट, ओके जी। अब हम आते हैं जी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब बच्चों यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये वो यूनिट है जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? एक तो सिंपल मास है जो कि हम केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को पहले समझ लीजिए। रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जो हम कार्बन 12 के 1/12 हिस्सा से कंपेयर करके निकालते हैं। अब मैं समझाता हूं आपको। हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14। इनमें से एक जो आइसोटोप है जिसको हम C12 कहते हैं, जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, ठीक है, उसको 12 बराबर हिस्सों में आप डिवाइड कर दो। कार्बन 12 को, यानी वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 है, उसको
आप 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो, जो एक हिस्सा आएगा ना, ठीक है, उसको हमने यूनिट माना है और उसके साथ कंपेयर करके हम बाकी तमाम एटम्स के जो एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि इसको हमने कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से रिलेट करके निकाला है। तो फिर से सुनिए, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसको यू से डिनोट किया जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास वो एटॉमिक मास होता है जो कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से कंपेयर करके निकाला जाता है, ठीक है ना। अब देखें, आप कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो आप किसी तरह से कोई एक यूनिट डिसाइड करते हैं, फिर उसके साथ मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने चावल बनाने हैं तो आपने घर में एक गिलास जो है ना उसको एक यूनिट माना। आपसे कोई पूछे कि कितने चावल बनाए, आप कहते हैं जी ये गिलास है, मैंने 4 गिलास बनाए, मैंने 5 गिलास बनाए हैं, उसको आपने यूनिट माना, फिर उससे कंपेयर करके आपने उसकी क्वांटिटी को मेजर कर लिया। इसी तरह से अब एटम जो है ना, उनमें से जो कार्बन एटम है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हमने कार्बन 12 को लिया, उसके बराबर 12 बराबर हिस्से बनाए और एक हिस्से को हमने एक यूनिट मान लिया, एक हिस्से को हमने एक यूनिट मान लिया। अब बाकी जितने भी एटम है उन सब का मास हम इस एक यूनिट से कंपेयर करके बना रहे हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर बता देता हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास वो एटॉमिक मास होता है जो कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से यानी 1/12 पार्ट से कंपेयर करके निकाला जाता है। तो मैंने यहां पर मेंशन किया है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम, ठीक है ना। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जो है वो यू होता है, ठीक है ना। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 है ना उसका 12वां हिस्सा है ये, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, सही है। और 1 यू किसके इक्वल होता है? 1 यू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 यानी कार्बन 12 का, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा एक यूनिट है। उससे कंपेयर करके जिसका मास निकालोगे वो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा, या फिर इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 9.1164 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है ना, ये केजी में है। लेकिन जब इसके रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की जाएगी, यानी इसको कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से रिलेट करके मैं मेजर करूंगा, तो मुझे मिलेगा 0.000548 U, ठीक है। और ये हमने इस्तेमाल करने, याद रखिएगा इनको, इन वैल्यूज़ को कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कम से कम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप याद रख लें, ठीक है। तो ये जो है ना असल में हमारे पास जो है वो यूनिफाइड एटॉमिक मास है, ठीक हो गया। या जिसको हम कहते हैं जी हमने कंपेयर करके कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से कंपेयर करके निकाला, और ये U जो है ना ये हमारे पास यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6762 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। लेकिन अगर इसको हम जो है वो कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से रिलेट करके निकालते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1.007276 U, ठीक है। U क्या है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी मास ऑफ न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67493 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन इसको अगर हमने कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से कंपेयर करें तो फिर हमारे पास आ जाता है जी 1.008665 U, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।